जापान में हर साल 13 अगस्त को अबॉन हॉलिडे मनाई जाती है, जिसका दुरानिया 3 दिन होता है। लोग इस छुट्टी को मनाने के लिए अपने अपने आबाई घरों का रुख करते हैं, जो दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में गए होते हैं। लेकिन 1985 को ठीक एक दिन पहले 12 अगस्त को लोग ये छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने घरों को लौट रहे थे। इसलिए बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 123 के अचानक जहाज में एक हादसा पेश आया। पूरे के पूरे जहाज में हलचल मच जाती है। जापान एयरलाइन कंट्रोलर की तरफ एक पैगाम मौसूल होता है जहाज के पायलट्स की तरफ से। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर बोइंग 747 फ्लाइट 123 पहाड़ों में गिरकर तबाह हो जाता है और 12 अगस्त जापान की तारीख का एक स्याह दिन बन जाता है। जापान एयरलाइन फ्लाइट नंबर 123 509 मुसाफिरों से भरी हुई थी और इस फ्लाइट में जहाज का 15 अफराद का अमला भी शामिल था, जिसके अंदर पायलट्स और तकरीबन 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इस तरह टोटल मिलाकर 524 अफराद इस जहाज के अंदर सवार थे। टाइम था शाम 6:24। बिल्कुल आम फ्लाइट्स की तरह जापान के शहर टोक्यो से उड़ान भरने वाले इस जहाज ने दिन के 6 चक्कर मुकम्मल करने थे। चूंकि अगले दिन 13 अगस्त को जापान का अहम दिन मनाया जाना था, इस वजह से हर तरफ फ्लाइट्स बहुत ज्यादा बिजी थी। हर फ्लाइट तकरीबन 5 या 6 चक्कर लगा रही थी। इस फ्लाइट ने भी अपना चौथा चक्कर 5:12 पर मुकम्मल किया था। ठीक 1 घंटे बाद 6:12 पर इसने अपना 5वां चक्कर लगाना था, जो कि शहर ओसाका की तरफ था। कुदरत का इसका वहां पर ना पहुंचना ही मंजूर था। उड़ान भरने के 12 मिनट बाद मतलब 6:24 पर पायलट्स को जहाज के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पायलट्स ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन ठीक 32 मिनट बाद यह जहाज जापान की मशहूर माउंट ताकामागहारा में गिरकर तबाह हो जाता है। ये तारीख का 9/11 के बाद सेकंड सबसे खौफनाक हादसा माना जाने लगा, जिसमें क्रू मेंबर समेत 520 अफराद जान बहक हो गए और सिर्फ 4 ही जिंदा बच सके, जो कि सारी की सारी औरतें ही थी। इन 524 अफराद में से 502 अफराद जापान के ही थे और बाकी जो 22 मेंबर्स थे वो दूसरे कंट्रीज से ताल्लुक रखते थे। कहा तो ये जाता है कि इस हादसे की शुरुआत में 20 से 50 अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन रेस्क्यू टीम टाइम पर ना पहुंचने की वजह से वो सब के सब हलाक हो गए और सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे। जापान की अवाम का जापान एयरलाइंस के ऊपर एतमाद इतना कम हो गया कि तारीख में पहली बार 1986 में 1985 की निस्बत बहुत कम अफराद सवार हुए थे। जैसे पूरे के पूरे जापान में डर की लहर दौड़ पड़ी थी। जापान के पूरे फजाई सफर में 25% तक कुछ ही महीनों में कमी देखी गई। बोइंग कंपनी ने अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए अपनी गलती को जल्दी तस्लीम कर लिया, ताकि अवाम और हुकूमत के प्रेशर से बचा जा सके। जापान एयरलाइन के सदर यासुमो तोता ने इस्तीफा दे दिया और साथ ही साथ जापान एयरलाइंस मेंटेनेंस के जो मैनेजर थे हिरोतोमी नागा, उन्होंने कफारा देने के लिए खुदकुशी कर ली। अभी यहाँ पर ही बस नहीं हुई। सुसोमो ताजिमा, जो कि एक इंजीनियर था, उसने ही इजाजत दी थी कि अब इस जहाज को उड़ाया जा सकता है। उसने भी कुछ महीनों के बाद खुदकुशी कर ली। तारीख के इस भयानक हादसे के पीछे क्या वजूहात थी, मेरे साथ रहिएगा, तफसील जानते हैं। इस तैयारे ने पहली बार 28 जनवरी 1974 को उड़ान भरी थी। इस हादसे के पीछे असली वजूहात जानने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना पड़ेगा, मतलब 2 जून 1978 को एक ऐसा हादसा पेश आया था इस जहाज के साथ, जो कि डायरेक्टली रिलेट करता है इतने बड़े हादसे के साथ। ओसाका में लैंडिंग के दौरान इस जहाज को टेल स्ट्राइक का सामना करना पड़ा था। टेल स्ट्राइक का सामना उस वक्त करना पड़ता है जब लैंडिंग के दौरान या टेक ऑफ के दौरान जहाज का जो पिछला हिस्सा होता है वो रनवे से टकरा जाती है। टेक ऑफ के दौरान टेल स्ट्राइक हो सकती है अगर पायलट जल्दी में अगली नोक उठा दे और पिछला हिस्सा रनवे पर लग जाता है और नतीजे में उस वक्त तैयारा टेक ऑफ नहीं कर पाता। लैंडिंग के दौरान भी इसी तरह टेल स्ट्राइक हो सकती है अगर पायलट
आगे वाली नोक को बहुत ज्यादा उठा दे और पिछला हिस्सा लैंडिंग के दौरान रनवे पर लग जाए। टेल स्ट्राइक के होने से खतरनाक असरात मुरतब नहीं होते, मतलब किसी की जान को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये है कि जहाज की जो ऊपर वाली सतह होती है या पीछे वाली दुम वाला हिस्सा होता है उसको अच्छा खासा नुकसान होता है और इसको दोबारा उड़ान भरने के लिए अच्छी खासी मुरम्मत की जरूरत होती है। अगर टेल स्ट्राइक के नतीजे में सही तरीके से मुरम्मत ना की जाए तो वो छोटे छोटे क्रैक्स बड़ी बड़ी दरारों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और आखिरकार जहाज के गिरने का सबब वही क्रैक्स बनती हैं। हवाई जहाज में छोटी क्रैक से हवाई जहाजों के किसी भी हिस्से में कमजोरी होती है, जिसकी बुनियादी वजह बार बार परवाज के चक्कर लगाना और वक्त के साथ साथ ऐसे हिस्सों पर दबाव ज्यादा होता जाता है। अगर ठीक तरीके से मुरम्मत ना की जाए तो ये क्रैक्स शुरू में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बहुत बड़ी हो जाती हैं। ये हादसा भी टेल स्ट्राइक के बाद गलत मुरम्मत की वजह से ही पेश आया था, जिसकी वजह से छोटी क्रैक्स बड़ी दरारों की शक्ल इख्तियार कर गई थी और इन क्रैक्स की वजह से जहाज डीकम्प्रेशन का शिकार हो जाता है। ज्यादातर डीकम्प्रेशन के हादसात वो हवाई जहाजों में ही पेश आते हैं। डीकम्प्रेशन असल में तब होता है जब छोटी क्रैक्स की वजह से बाहर का प्रेशर जहाज के अंदर वाले प्रेशर के साथ रिलेट करना चाहे, क्योंकि उन क्रैक्स की वजह से बाहर का प्रेशर अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है और जितनी बुलंदी पर उस वक्त जहाज होता है उस बुलंदी पर ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। डीकम्प्रेशन हवाई जहाज में सिर्फ दो सूरतों में मुमकिन है। पहली सूरत ये कि अगर जहाज के ऊपर वाले किसी भी हिस्से पर क्रैक्स आई हों और बाहर वाला प्रेशर अंदर दाखिल करने की कोशिश करे, और दूसरी सूरत जहाज का अगर अंदर वाला सिस्टम खराब हो तो फिर भी डीकम्प्रेशन हो सकता है। मतलब अगर जहाज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ऑक्सीजन मास्क टाइम पर आवाम को नहीं मिल रहे तो फिर आवाम को डीकम्प्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। हादसे के वक्त जहाज की जो बुलंदी थी वो 24,000 फीट थी। आमतौर पर डीकम्प्रेशन का खतरा 18,000 से 25,000 की बुलंदी के दरमियान ही होता है, लेकिन ज्यादा खतरा तब होता है जब 25,000 से ज्यादा बुलंदी पर जहाज चला जाए। यहाँ पर तो अगर ये कहा जाए कि अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारनी कि अपनी मौत को खुद गले लगाना। लेकिन बोइंग 747 फ्लाइट नंबर 123 के साथ ये हादसा 24,000 फुट की बुलंदी पर ही आ गया, क्योंकि वह छोटी छोटी क्रैक्स अब बड़ी होती जा रही थी। 1978 के टेल स्ट्राइक में पिछले प्रेशर बल्क हेड के साथ त्यारे के पिछले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। बाद में 17 जून से 11 जुलाई के दौरान बोइंग की रिपेयर मैन ने त्यारे की मुरम्मत की और इसके पीछे का निचला हिस्सा और बल्क हेड का एक और हिस्सा तब्दील किया गया। त्यारा बाद में सर्विस पर वापस आ गया। हवाई जहाज समंदर से तो मुड़ गया, लेकिन सिर्फ इतना ही दाईं जाना मुड़ा कि शुमाल मगरबी रास्ते पर परवाज कर सके। ये देखकर फ्लाइट हुनैदा एयरपोर्ट से दूर मगरब की तरफ परवाज कर रहा था। जापान एयरलाइन टोक्यो कंट्रोल ने हवाई जहाज से दोबारा राब्ता किया इस बात की लेकिन इस वक्त हाइपोक्सिया शुरू हो चुका था। हाइपोक्सिया उस वक्त होता है जब डीकम्प्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लोग सांस की तकलीफ की वजह से बेहोश होना शुरू हो जाएं। जब हाइपोक्सिया बढ़ा तो पायलट्स की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। टोक्यो के कंट्रोल ने दोबारा एयरलाइन से राब्ता करने की कोशिश की। उस वक्त जापान एयरलाइन कंट्रोलर की तरफ से ओशिमा, जो कि 90 डिग्री पर मौजूद था, एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट, वहां की तरफ हदायत दी कि आप वहां की तरफ मुड़ जाएं और अपने जहाज को लैंड कर लें। लेकिन फाइनल उसी वक्त जहाज के कप्तान की तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनने को मिला, जहाज अब बेकाबू हो चुका है। उस वक्त तक हवाई जहाज एक तरह से हरकत कर रहा था जिसे फोगाइड मोशन कहा जाता है। इस मोशन में जहाज उस वक्त तक चढ़ता रहता है जब तक रफ्तार कम ना हो जाए और रुक जाए, फिर नोक नीचे हो जाए। उस वक्त तक रफ्तार हासिल की जाए जब तक जहाज दोबारा चढ़ने के काबिल ना हो जाए। जब तक फ्लाइट लैंडिंग पोजीशन तक नहीं आ जाती तब तक फोगाइड मोशन खुद को दोहराती रहती है। जापान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इस जहाज को नागोया की तरफ मुड़ने को कहा, जो कि उस वक्त जहाज से तकरीबन 72 मील के फासले पर था। लेकिन पायलट्स टोक्यो वापस जाना चाहते थे। शाम 6:35 से 6:56 के दौरान पायलट्स को जहाज संभालने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिरकार उन्होंने हार मान ही ली, क्योंकि उस वक्त तैयारा बेकाबू होकर पहाड़ों की तरफ रुख कर चुका था। कई हजार फीट की बुलंदी पर जहाज हवा का प्रेशर बर्दाश्त ना करने की वजह से जहाज की जो पिछली दुम होती है वो अलग हो जाती है। इस हादसे की जब तहकीक करना शुरू की तो उस वक्त पता चला कि 7 साल पहले मतलब 1978 को जब टेल स्ट्राइक हुआ था और उसके नतीजे में 24 दिन तक मुरम्मत की गई थी इस जहाज की, तो उस वक्त मुरम्मत गलत तरीके से की गई थी।
और इसके नतीजे में होने वाला ये हादसा सबब बना। इस दिन जहाज के अमले में क्रू मेंबर्स के अलावा 3 अफराद शामिल थे, 2 पायलट्स और 1 इंजीनियर। पहला पायलट 49 साल जो इस जहाज का कप्तान था, मसामी ताकाहामा, बहुत ही तजर्बाकार पायलट था। इसने इसी जहाज पर मतलब 747 पर 4842 घंटे सफर किया था, जबकि बाकी तमाम फ्लाइट्स का सफर मिलाकर 12,423 घंटे बनते हैं जो इसने टोटल फ्लाइट्स की परवाजें की थी। दूसरे पायलट 39 साल के थे जिनका नाम यूता सासाकी था। वो कैप्टन बनने की असल में तरबियत ले रहे थे। इस पायलट ने इसी जहाज पर 747 पर 2665 घंटे सफर किया था, जबकि बाकी टोटल फ्लाइट्स का सफर मिलाकर 3963 घंटे बनते हैं जो इस पायलट ने किए थे। 46 साल इंजीनियर वो भी इसी जहाज के ऊपर 747 के ऊपर सवार थे जिनका नाम हिरोशी फोकोड था। उन्होंने इस जहाज के ऊपर 747 पर 3846 घंटे प्रवास किए थे, जबकि टोटल उनकी जो प्रवासों का वक्त था वो 9831 घंटे था। और इन 3 के अलावा 12 क्रू मेंबर्स भी थे। 524 अफराद में से जो 4 जिंदा बचे थे वो तमाम की तमाम औरतें थीं। योमी ओचाई ये एक ऑफ ड्यूटी फ्लाइट अटेंडेंट थी। हिरोको और मकैको एक माँ और एक 8 साल बेटी और चौथी 12 साल लड़की थी जिसका नाम केको कावाकामी था। यह हादसा तारीख का सबसे भयानक और सबसे खौफनाक हादसा था जिसमें 500 अफराद सिर्फ एक हवाई जहाज के क्रैश होने से ही हो गई। नहीं तो आमतौर पर 2 हवाई जहाज जब आपस में कोलाइड करते हैं तब इतनी ज़्यादा अमवात होते हैं, लेकिन ये तारीख का वाहिद हादसा है जिसके सिर्फ खुद के ही क्रैश होने से 500 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। 520 अफराद जो इस हादसे में मर गए, आज भी उनके लवाहिकीन ये कहते हैं कि हम तो बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए हम 1985 की यादें अगली नस्ल तक पहुंचाना चाहते हैं। तारीख का ये हादसा आइंदा कई सालों तक याद रखा जाएगा।